दोस्तों स्वागत है आप सभी का कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड फार्म मैनेजमेंट सब्जेक्ट की। और इस सब्जेक्ट में आज हम चर्चा करने वाले हैं एक नए और महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जिसका टाइटल रहने वाला है सप्लाई। यानी कि सप्लाई क्या होती है उसके बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होती है उसके बारे में हम देखेंगे, और भी इसमें जो भी सप्लाई से रिलेटेड जो भी टॉपिक रहते हैं उनके बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए क्लास के अंत तक आपको जुड़े रहना है और साथ साथ में आपको नोट्स बना लेने हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के टॉपिक को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो सप्लाई होती है वो होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। ये हम सबसे पहले देखते हैं कि सप्लाई का अर्थ क्या होता है। कि किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे उत्पादक एक निश्चित समय, निश्चित मूल्य तथा अन्य परिस्थितियां समान रहने पर बाजार में बेचने के लिए तैयार और सक्षम करता है या होता है। यानी कि सप्लाई क्या होती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए कि को किसान की बात करते हैं हम, तो किसान के उत्पादन होता है गेहूं का जो कि 100 क्विंटल है। जब वो किसान अपने 100 क्विंटल गेहूं को बाजार में बेचने के लिए ले जाता है तो वो क्या कहता है, उसमें किसान की इच्छा भी है उसको बेचने की, और वो बेचने के लिए ले जा रहा है, सही समय पर ले जा रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सप्लाई कहते हैं। यानी कि गेहूं का कौन सप्लाई कर रहा है, किसान जो है वो गेहूं की सप्लाई कर रहा है, तो वो होता है सप्लाई। दूसरा शब्द आपके आता है स्टॉक। स्टॉक क्या होता है कि जैसे गेहूं के पास जो सॉरी किसान के पास 100 क्विंटल गेहूं है, तो वो उस गेहूं को स्टोर कर रहा है। यानी कि उस गेहूं को यदि वो उस गेहूं में से 70 क्विंटल वो बेचने के लिए सप्लाई कर रहा है और 30 क्विंटल जो है वो घर पर ही रख रहा है, तो वो 30 क्विंटल क्या हो गया, वो जो गेहूं है वो किसान जो है वो गेहूं का 30 क्विंटल गेहूं का स्टॉक कर रहा है। तो स्टॉक और सप्लाई में आपको अंतर पता होना चाहिए। या आपसे पूछा जा सकता है कि स्टॉक की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, और सप्लाई और स्टॉक दोनों में अंतर भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके मुख्य पॉइंट्स की यदि हम बात करते हैं तो पूर्ति यानी कि सप्लाई का संबंध जो होता है वो सेलर्स यानी कि जो विक्रेता होता है, जैसे किसान जो है वो सेलर है क्योंकि वो अपना अनाज जो है गेहूं जो है वो उसको बेच रहा है, तो वो विक्रेता है। तो जो सप्लाई होती है उसका संबंध किससे होता है, सेलर से होता है। सप्लाई केवल उत्पादन नहीं है, यानी कि जो गेहूं होता है जो उसको बेचने ले जा रहा है, तो वो केवल उत्पादन नहीं है बल्कि बेचने की इच्छा और क्षमता भी आवश्यक होती है। सप्लाई हमेशा एक निश्चित समय अवधि के लिए मापी जाती है और सप्लाई का मूल्य से सीधा संबंध होता है। यानी कि मूल्य से सीधा संबंध कैसे हो गया कि जैसे जो किसान होता है वो गेहूं को जो विक्रेत करेगा यानी कि उसको बेचेगा, तो उससे क्या होगा कि सीधा उसको मूल्य मिलेगा। तो सप्लाई से और मूल्य का क्या है, सीधा संबंध होता है। स्टॉक और सप्लाई यानी कि इन दोनों के बीच में आपको अंतर पूछा जा सकता है। स्टॉक क्या होता है कि स्टॉक वह कुल मात्रा होती है जो उत्पादक के पास उपलब्ध होती है। यानी कि जैसे कि बात करते हैं हम, जैसे हम मैंने पहले भी आपको उदाहरण बताया था कि जो किसान होता है उसके पास से 100 क्विंटल गेहूं है, तो उसके पास उत्पादन कितना है, उत्पादक के पास कुल उपलब्ध होता है, यानी कि उसके पास कितना उपलब्ध है, क्यों 100 क्विंटल। उसमें से वो 70 क्विंटल या 60 क्विंटल जितना भी वो बेचना चाहता है उतना वो बेच रहा है, तो वो हो गया उसका सप्लाई। यानी कि 60 क्विंटल की वो सप्लाई कर रहा है, जबकि जो 40 क्विंटल होता है वो उसके वहां पे स्टॉक कर रखा है, चाहे वह बाजार में बेचे या ना बेचे। यानी कि जो किसान के पास टोटल गेहूं का उत्पादन कितना है, 100 क्विंटल, वो उसका स्टॉक है, चाहे वो उसे बाजार में बेचे या नहीं बेचे। विशेषताएं क्या है कि स्टॉक हमेशा पूर्ति यानी कि सप्लाई के बराबर हो सकता है या इससे अधिक हो सकता है। स्टॉक जो होता है वो सप्लाई बाजार से बेचना आवश्यक नहीं होता है, यानी कि सप्लाई जो होता है वो स्टॉक बाजार में बेचना आवश्यक नहीं होता है। दूसरा आपके आता है सप्लाई। सप्लाई क्या होता है कि स्टॉक का वह भाग जिसे उत्पादक बाजार में बेचने के लिए प्रस्तुत करता है उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ति या आपूर्ति या सप्लाई हम इसको कहते हैं। यानी कि स्टॉक का एक ऐसा भाग होता है, जैसे कि 100 क्विंटल का स्टॉक है गेहूं का, उसमें से किसान जो है वो 60 क्विंटल बेचने के लिए उसको बाजार में प्रस्तुत करता है, तो वो क्या होगी, 60 क्विंटल क्या हो गई, वो होगी उसकी सप्लाई, और 100 क्विंटल जो थी वो हो गई उसकी स्टॉक। स्टॉक और सप्लाई में अंतर आपसे पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे शॉर्ट में लिखा गया है, स्टॉक क्या होता है, उपलब्ध कुल मात्रा, और पूर्ति क्या होती है, बिक्री के लिए जो प्रस्तुत की गई जो मात्रा होती है उसको हम क्या कहते हैं, सप्लाई या आपूर्ति हम इसको कहते हैं। उदाहरण यहाँ पे दिया गया है कि जैसे किसान के पास 100 क्विंटल गेहूं है, तो वो हो गया उसका स्टॉक, उसमें से 70 क्विंटल बेचता है, तो स्टॉक तो हो गया 100 क्विंटल और सप्लाई होगी उसकी
70 क्विंटल जो होती है वो सप्लाई होती है। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई यानी कि आपूर्ति का नियम हमें क्या कहता है, तो सीधा आपको याद रखना है कि यदि हम बाकी सारी परिस्थितियां समान रखते हैं, केवल मूल्य को ऊपर नीचे करते हैं, यानी कि जब उसके प्राइस होती है वो जब बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ती है। यानी कि इसमें क्या होता है कि जब मूल्य बढ़ेगा तो उसकी जो सप्लाई होती है वो भी बढ़ेगी, और जब मूल्य घटेगा तो उसकी सप्लाई भी घटेगी। जैसे कि यदि हम बात करते हैं कि कोई किसान है, यदि उसको गेहूं का अच्छा मूल्य मिल रहा है, यानी कि प्रति क्विंटल उसको अच्छा लाभ हो रहा है, तो वो क्या करेगा, गेहूं का उत्पादन ज्यादा करेगा। वहीं अगर उसको गेहूं की कीमत कम मिल रही है तो वो क्या करेगा, दूसरी फसल की उत्पादन करेगा या दूसरी फसल को उगाने लगेगा, और गेहूं का जो उत्पादन होता है वो कम हो जाएगा। इससे क्या होता है कि जो गेहूं की सप्लाई होती है वो भी कम हो जाती है। अन्य सभी परिस्थितियां समान रहने पर किसी वस्तु का मूल्य बढ़ने पर उसकी आपूर्ति जो होती है वो भी बढ़ती है, और मूल्य घटने पर जो सप्लाई होती है वो घटती है। ये आपको जो लॉ ऑफ सप्लाई होता है इसमें आपको सीधा याद रखना है कि आप भी ऐसे सोचें कि जब आपको मूल्य अधिक मिलेगा तब आप अच्छा अधिक उत्पादन करेंगे और उसको बेचना भी चाहेंगे। यानी कि जो मूल्य बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, और सप्लाई जब मूल्य घटेगा तो सप्लाई भी क्या होगी, घटेगी। इसके कारण की यदि हम बात करें तो अधिक मूल्य पर अधिक लाभ मिलते हैं। उत्पादन अधिक उत्पादन और बिक्री के लिए प्रेरित करता है, यानी कि उत्पादक जो होता है वो अधिक उत्पादन करने के लिए और बिक्री के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि उसको मूल्य अच्छा मिल रहा होता है। नई फर्में भी बाजार में प्रवेश करती है, यानी कि जब जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे यदि गेहूं में एक किसान है जो गेहूं का उत्पादन कर रहा है और उसको उसमें अच्छा मूल्य मिल रहा है, तो उसका जो पड़ोसी किसान है वो भी देखेगा कि भाई हाँ, इसको गेहूं में अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है, पैसा भी अच्छा मिल रहा है, तो नेक्स्ट ईयर क्या करेगा, वो भी गेहूं का उत्पादन करने लगेगा। इससे क्या है कि जो सप्लाई भी बढ़ेगी और नई नई फर्में, यानी कि ये किसान की बात हो रही, इसी तरीके से बाजारों में भी होता है। फिर हम बात करते हैं आपूर्ति के नियम की मान्यताएं। तो अन्य सभी परिस्थितियां समान रहनी चाहिए, यानी कि जो लॉ ऑफ सप्लाई होता है इसकी कुछ मान्यताएं होती है वो भी इस पर लागू होती है कि एक तो सभी परिस्थितियां समान होनी चाहिए, केवल मूल्य के ऊपर नीचे होना चाहिए, यानी कि जो मूल्य में उतार चढ़ाव होना चाहिए, तभी ये लॉ ऑफ सप्लाई का जो जो नियम है सप्लाई का ये लागू होता है। उत्पादन तकनीक में परिवर्तन न हो, उत्पादन लागत समान रहे, सरकारी नीति में बदलाव न हो, मौसम सामान्य रहे और भविष्य के मूल्य की अपेक्षा स्थिर हो। यानी कि ये सब इसकी मान्यताएं होती है जो सप्लाई का जो नियम होता है उस पर लागू होनी चाहिए। इसके बाद आता है जो आपूर्ति नियम के कुछ अपवाद भी होते हैं, उनकी भी हम बात कर लेते हैं। तो एक तो सबसे ज्यादा ज्यादा हम एग्रीकल्चर की यदि हम बात करते हैं तो कृषि उत्पादों में खराब मौसम होता है और नाशवासन वस्तुएं, जैसे कि एग्रीकल्चर में क्या होता है कि कुछ ऐसी प्रोडक्ट होते हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं। जैसे कि यदि हम बात करें दूध की, तो दूध ज्यादा से ज्यादा 1 दिन 2 दिन चल सकता है, उसके बाद वो खराब हो जाता है। वैसे ही यदि हम बात करें सब्जियों की, फलों की, तो उसमें क्या होता है कि जो नाशवासन वस्तुएं क्या होती है कि जो जल्दी खराब हो जाती है। भविष्य में अधिक मूल्य मिलने की आशा, यानी कि जैसे कि यदि हम बात करें कि गेहूं की, तो गेहूं का क्या होता है कि जैसे किसान होता है तो उसको अभी जितना उसको 1 क्विंटल पर जितना मूल्य मिल रहा है, यदि उसको ऐसा लगता है कि कुछ समय बाद या अगले साल उसको डबल पैसा मिलेगा, तो वो क्या करेगा, उसको स्टॉक करेगा, सप्लाई कम कर देगा। तो ये क्या है, इसका अपवाद होता है। दुर्लभ वस्तुएं जो कि बहुत ही जो ऐसी वस्तुएं जो बहुत ही मुश्किल से मिलती है, तो उसकी भी ये जो अपवाद होती है किसका, लॉ ऑफ सप्लाई का। युद्ध, महामारी, प्राकृतिक आपदा, जैसे कि अभी हम वर्तमान की बात करें तो जैसे विदेश में जो युद्ध हुआ था, उसके कारण क्या होगा कि हुआ कि जो भारत में कई ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी महंगाई बढ़ गई, उनका प्राइस जो होता है वो बढ़ गया, तो ये यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट आपके जो आता है वो आता है सप्लाई शेड्यूल। तो सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, जो सप्लाई की जो आपूर्ति की जो अनुसूची होती है, यानी कि जो पूर्ति होती है उसको जब हम एक तालिका यानी कि एक सारणी बनाकर उसको प्रदर्शित करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सप्लाई शेड्यूल कहते हैं। और यदि हम उसको एक ग्राफ के द्वारा बनाते हैं या ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो वो क्या हो जाती है, सप्लाई कर्व कहलाती है। तो दोनों की परिभाषा आपको याद रखनी है। आपके यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है कि जो सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, यानी कि ऐसे क्वेश्चन बन जाता है कि जो सप्लाई होती है उसको एक सारणी में दर्शाने को क्या कहते हैं, या जो उसको ग्राफ में दर्शाने को हम क्या कहते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आपके वहां पे बन सकता है। तो यहाँ पे एक सारणी बनाकर यहाँ पे बताया गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसको हम क्या कहते हैं, सप्लाई शेड्यूल कहते हैं।
तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे कि ये कोई मूल्य, यहाँ पे मूल्य है, इधर कोई सप्लाई, तो यहाँ पे जैसे-जैसे मूल्य बढ़ रहा है तो वैसे-वैसे क्या हो रही है कि सप्लाई भी बढ़ रही है, यानी कि ये आपका लॉ ऑफ सप्लाई का जो नियम था, उसको भी यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जैसे-जैसे मूल्य बढ़ रहा है, वैसे-वैसे आपकी जो सप्लाई की जो मात्रा होती है वो भी बढ़ रही है। नेक्स्ट आपके आता है सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व क्या होता है कि पूर्ति यानी सप्लाई वक्र एक ग्राफ है जो मूल्य और पूर्ति यानी सप्लाई के बीच क्या करता है कि प्रत्येक संबंध को दर्शाता है। यानी कि इस प्रकार से कहिए कि सप्लाई और जो मूल्य है उसके संबंध को यदि हम ग्राफ के द्वारा समझाते हैं तो वो तो होता है सप्लाई कर्व, और उसको हम एक सारणी द्वारा समझाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सप्लाई शेड्यूल कहते हैं। इसकी यदि हम विशेषता की बात करते हैं तो विशेषता क्या होती है कि ये बाएं से दाएं ऊपर की ओर जाता है, यानी कि इसमें क्या होता है कि बाएं से दाएं की ओर जाएगा वो नीचे की ओर नहीं ऊपर की ओर जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपके यहाँ पे इम्पोर्टेंट बन जाता है कि जो सप्लाई कर्व होता है उसमें ग्राफ किधर से किधर जाता है और ऊपर जाता है या नीचे जाता है। तो ये क्वेश्चन लाइन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए कि बाएं से दाएं की ओर जाता है और ऊपर की ओर जाता है। ये धनात्मक संबंध को दर्शाता है, ये भी क्वेश्चन बनता है कि धनात्मक संबंध को दर्शाता है या ऋणात्मक। फिर आता है आपके पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले आता है वस्तु की मूल्य। तो मूल्य जब बढ़ेगा तो वस्तु की जो सप्लाई होती है वो भी बढ़ेगी, उत्पादन लागत की हो जाती है, तकनीकें हो जाती है। इसी के साथ प्राकृतिक परिस्थितियां जो होती है, यानी कि जब क्या होता है कि अच्छा मौसम होता है, प्रोडक्शन अच्छा होता है तो सप्लाई भी बढ़ती है। जब मौसम खराब रहेगा, एग्रीकल्चर में कोई भी प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा, फसलें अच्छी नहीं होगी तो सप्लाई भी क्या होगी, कम होगी। सरकारी नीतियां जैसे सब्सिडी से पूर्ति बढ़ती है, यानी सप्लाई जो होती है वो बढ़ती है, तथा कर बढ़ने से सप्लाई जो होती है वो घट जाती है। भविष्य के मूल्य यानी कि भविष्य में अधिक मूल्य की आशा होने पर वर्तमान पूर्ति जो होती है, सप्लाई जो होती है वो घट जाती है। यानी कि इसमें जैसे मैंने पहले भी उदाहरण देके बताया था कि जो किसान होता है यदि उसको ऐसा लगता है कि गेहूं की जो इस वर्ष जो पैसा मिल रहा है या जो प्राइस मिल रही है उससे ज्यादा नेक्स्ट ईयर मिलेगा, तो वो क्या करेगा, एक साल उसका स्टॉक करेगा, यानी कि उसकी सप्लाई जो होती है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट आपके आता है इनपुट की उपलब्धता, जैसे कि बीज, खाद और श्रम की उपलब्धता यदि कम है या इसकी जो से पूर्ति जो होती है वो भी बढ़ती है, यानी कि इनकी यदि उपलब्धता कम होगी तो जो सप्लाई होती है उसकी भी जो सप्लाई होती है वो भी कम घटती है, और यदि इनकी उपलब्धता है तो सप्लाई भी बढ़ती है। उत्पादकों की संख्या यानी कि कितने जो प्रोड्यूसर जो होते हैं, यानी कि किसान जो कितने गेहूं की खेती कर रहे हैं, गेहूं कितना उत्पादन हो रहा है, तो ये भी सप्लाई को प्रभावित करता है। फिर आपके आता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यानी कि पूर्ति की लोच। ये क्या होता है, मूल्य में परिवर्तन करने के कारण है सप्लाई की मात्रा में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है कि जब कोई भी प्रोडक्ट है उसके मूल्य में यदि हम परिवर्तन करते हैं और उसमें जो उसकी सप्लाई की मात्रा में जो परिवर्तन होता है उन दोनों के प्रतिशत को क्या परिवर्तन को क्या कहते हैं, हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहते हैं। इसका जो सूत्र होता है वो यहाँ पे दिया गया है, ये सूत्र आपसे पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यानी कि ये सामान्यतः तो दो प्रकार का होता है, एलोचदार और लोचदार। यानी कि एलोचदार क्या होता है कि जिसमें जो क्या होता है कि जब मूल्य में परिवर्तन होता है तो उसमें क्या होता है कि सप्लाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और एक होता है लोचदार जिसमें क्या होता है कि जब मूल्य में परिवर्तन होता है तो उसकी सप्लाई में भी परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। तो पूर्णतः एलोचदार में क्या होता है कि जो मूल्य बदलने पर पूर्ति नहीं बदलती है, यानी कि एलोचदार है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपके आता है अपेक्षाकृत एलोचदार, यानी कि सप्लाई में कम परिवर्तन देखने को मिलता है। एकक लोचदार यानी कि मूल्य और पूर्ति में समान प्रतिशत परिवर्तन होता है, यानी कि मूल्य जितना बढ़ेगा उतनी ही सप्लाई बढ़ेगी, मूल्य जितना घटेगा उतनी ही सप्लाई घटेगी, यानी कि दोनों में समान प्रतिशत परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, एक क्लोजदार कहते हैं, जो कि आपके वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अपेक्षाकृत कृत लोचदार क्या होता है कि जो सप्लाई में मूल्य से अधिक परिवर्तन होता है। और नेक्स्ट और लास्ट आपके आता है पूर्णतः लोचदार, यानी कि इसमें क्या होता है बहुत छोटे मूल्य परिवर्तन में भी सप्लाई बहुत अधिक बदल सकती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पूर्णतः लोचदार हम इसको कहते हैं। फिर आपके आता है नेक्स्ट टॉपिक की फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यानी कि जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होती है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है टाइम पीरियड, यानी कि समय अवधि हो गया, प्रोडक्शन कैपेसिटी हो गया, जो स्टोरेज फैसिलिटीज हो गया,
इसी के साथ आश्वासन और टिकाऊ वस्तुएं होगी, उत्पादन तकनीक, इनपुट की उपलब्धता जो कि हमने पहले पढ़ी थी वही सभी यहाँ पे वापस दी गई है। सरकारी नीतियां वगैरह जो होती है वो सब इसको प्रभावित करती है, तो ये हमने पहले भी पढ़ी है, यानी कि पीछे जो हमने देखी थी, तो वो पॉइंट आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। फिर सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आपके यहाँ से बनता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ सप्लाई इन एग्रीकल्चर, यानी कि हम एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनता है कि जो सप्लाई होता है उसका एग्रीकल्चर में क्या महत्व होता है, तो यहाँ पे महत्व दिए गए हैं, तो उसकी भी हम बात करते हैं। सबसे पहला महत्व क्या है कि कृषि उत्पादों की कीमत निर्धारित करने में सहायता करती है, उत्पादन योजना बनाने में सहायता होती है, मांग और सप्लाई का संतुलन, यानी कि डिमांड और जो सप्लाई होती है उन दोनों के बीच में संतुलन बनाए रखती है, सरकार को कृषि नीति बनाने में भी सहायता मिलती है, किसानों को अधिक लाभ प्राप्त करने में मदद मिलती है, क्योंकि किसानों को ये सप्लाई करना है, कितना मूल्य मिल रहा है, तो इन सब का क्या अंदाजा मिल जाता है, तो इससे क्या होता है कि किसानों को प्रॉफिट ज्यादा होता है। खाद्य सुरक्षा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बाजार में वस्तुओं की उपलब्धता जो होती है वो सुनिश्चित करता है। तो ये हमारा जो टॉपिक था सप्लाई का वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, और आप कमेंट करके ये भी बताएं कि आपको ये टॉपिक कितना समझ में आया, ये टॉपिक आपको कैसा लगा, तो वो आप कमेंट में बताएं। और यदि आपको पुराने पेपर, गेस पेपर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें और इस क्लास को अपने साथियों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी नेक्स्ट क्लास अपलोड हो तब आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। जल्दी मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान साथियों।